Assalamu alaikum class 9. I hope you're all fine. Today we are going to discuss tension and acceleration in a string. Consider a block supported by a string. The upper end of string is fixed on a stand. Let W be the weight of block. The block pulls the string downward by its weight. जो ब्लॉक है स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींच रहा है अपने वेट की वजह से. This causes a tension T in string. इसकी वजह से स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप हो रही है. The tension T in string is acting upwards at the block. जो टेंशन T स्ट्रिंग में डेवलप हो रही है वो upwards एक्ट कर रही है. As the block is at rest, therefore the weight of block acting downwards must be balanced by the upward tension T in string. क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पर है तो जितना ब्लॉक वेट एक्सर्ट करे डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही टेंशन एक्सर्ट हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में. दैट्स हाउ बैलेंस्ड है. दस टेंशन T in string must be equal and opposite to the weight W of block. टेंशन T जो स्ट्रिंग में वो इक्वल और ऑपोजिट है वेट के. वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Consider two bodies A and B of masses m1 and m2 respectively. Let m1 is greater than m2. दो बॉडीज कंसिडर करें जिनके masses m1 और m2 है रिस्पेक्टिवली. फर्ज करें कि m1 जो है ग्रेटर है m2 से. बॉडीज आर अटैच्ड टू ऑपोजिट एंड्स ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. बॉडीज जो है एक ही स्ट्रिंग के ऑपोजिट एंड्स पर अटैच है. स्ट्रिंग जो है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली पर पास हो रहा है. द बॉडी ए बीइंग हैवियर मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन. क्योंकि हमने कहा कि बॉडी ए हैवियर है तो फिर डाउनवर्ड्स मूव करेगी कुछ एक्सेलरेशन के साथ. लेट दिस एक्सेलरेशन बी ए. एट द सेम टाइम द बॉडी बी अटैच टू अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग मूव्स अप विद सम एक्सेलरेशन. इसी वक्त जो दूसरी बॉडी बी है वो अपवर्ड मूव कर रही होगी एक एक्सेलरेशन के साथ. एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस द टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग. लेट द टेंशन बी T. Since the body A moving downward, hence its weight m1g is greater than tension T in string. तो नेट फोर्स जो बॉडी A पर एक्ट कर रही है वो क्या होगी m1g minus T क्योंकि m1g ग्रेटर है. According to Newton's second law of motion, m1g minus T जो है is equal to m1a. As the body moves upward, hence its weight m2g less है क्योंकि बॉडी भी हमने कहा कि हल्की है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो उसका वेट जो है वो टेंशन से कम है. तो जो नेट फोर्स बॉडी बी पर एक्ट करी दैट इज T माइनस m2g. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a. तो हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे इनके थ्रू इन फार्मूलाज के थ्रू. A इज इक्वल टू m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2g और हम इसे टेंशन T से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी T इज इक्वल टू m1 m2 और m1 प्लस m2g. तो जो अब अरेंजमेंट थी सारी ये एक एटवुड मशीन की थी और इसकी मदद से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू ग्रेविटी. क्या फार्मूला है G इज इक्वल टू 2m1 प्लस m2 और m1 माइनस m2a. एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. दो मैसेज हैं m1 और m2 गिवन है. देयर अटैच्ड टू एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर रही है. हमने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करनी है व्हेन बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली. एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2g. एक्सेलरेशन फाइंड होगी तो हम टेंशन फाइंड कर लेंगे इजीली. मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग that passes over a frictionless pulley such that the body moves vertically and the other moves on smooth horizontal surface. हमने दो बॉडीज कंसिडर की A और B जिनके मैसेज है m1 और m2 और हमने उन्हें एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के दोनों एंड से अटैच कर दिया. Let the body A moves downward with acceleration A. जो बॉडी A है वो डाउनवर्ड्स मूव करी एक्सेलरेशन A के साथ और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो बॉडी बी भी मूव करेगी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक एक्सेलरेशन के साथ. एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस हेंस टेंशन T विल बी सेम थ्रू आउट स्ट्रिंग. क्योंकि पुली फ्रिक्शनलेस है तो टेंशन T स्ट्रिंग में सेम होगी. सिंस द बॉडी A मूव्स डाउनवर्ड तो उसका वेट जो है वो ग्रेटर होगा टेंशन से. तो जो नेट फोर्स एक्ट करिए बॉडी A पर
that is m1g minus t. So according to Newton's second law of motion, m1g minus t is equal to m1a. अब जो फोर्स बॉडी B पर एक्ट कर रही है, वो जो वेट है वो तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस का है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है. तो जो टेंशन T है स्ट्रिंग में, वो पुल कर रही है बॉडी B को हॉरिजॉन्टली. तो बॉडी B का कोई वर्टिकल मोशन नहीं है, तो इसका जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है बॉडी B पर वो ज़ीरो है. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन T इज इक्वल टू m2a. अब हम अगर ऐड करें दोनों इक्वेशंस को तो a इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2g. अगर हम t की वैल्यू पुट करें a में तो t इज इक्वल टू m1 m2 और m1 प्लस m2g. कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल. दो मैसेज हैं 4 kg और 6 kg, m1 एंड m2. जो मैस 6 kg है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कर रही है, और जो 4 kg वाली वो डाउनवर्ड्स मूव कर रही है. ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, m1 और m1 प्लस m2g. ठीक है, और टेंशन भी हम उसी फॉर्मूला के थ्रू फाइंड कर लेंगे. फोर्स एंड मोमेंटम. कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi. एक बॉडी कंसिडर करनी है जो कि जिसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है. लेट अ फोर्स f एक्ट्स ऑन द बॉडी विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन a इन इट. एक फोर्स एक्ट करती है इस बॉडी के ऊपर जिसका एक्सेलरेशन जो a है. दिस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ बॉडी. इस फोर्स से वेलोसिटी बॉडी की चेंज होती है. लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम बिकम्स vf. आफ्टर सर्टन टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी vf बन जाती है. अब अगर pi और pf इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है बॉडी के, जो कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी से रिलेट करें, तो फिर क्या होगा, pi इज इक्वल टू mvi एंड pvf इज इक्वल टू mvf. हमने फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस करेंगे तो mvf माइनस mvi. और अगर हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना तो हम टाइम से डिवाइड कर देंगे. सो vf माइनस vi ओवर t जो है ये रेट है चेंज ऑफ वेलोसिटी, and it is equal to acceleration a produce a force f. So pf minus pi over t ma के बराबर है. f is equal to ma. तो pf minus pi over t is f. So we can define force and stable Newton's second law of motion as when a force acts on a body. जब एक force body पर act करती है, it produces an acceleration in the body. तो वो body में एक acceleration produce करती है and will be equal to the rate of change of momentum of body. और वो equal होती है rate of change of momentum of body के. बच्चों ये बहुत important long question है force and momentum का. SI unit momentum का define होता है इस equation के through and that is Newton second, जो कि same as kg meter per second के. एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. अ बॉडी ऑफ मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है vi. हमने फाइंड करनी है फोर्स जो रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 seconds. टाइम भी गिवन है, फोर्स फाइंड करनी है. तो pi इज इक्वल टू mvi, मतलब 5 × 10 ms per second, 50 ns आ गया. और फोर्स के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग. मोमेंटम ऑफ सिस्टम डिपेंड ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी. स्टूडेंट्स, जो सिस्टम का मोमेंटम होता है वो उसकी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज. एक सिस्टम जो है वो ग्रुप ऑफ बॉडीज होते हैं एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर. एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग. एक आइसोलेटेड सिस्टम ग्रुप है उन इंटरैक्टिंग बॉडीज का जिन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही. इफ नो अनबैलेंस्ड और नेट फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम देन इट्स मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. अगर कोई अनबैलेंस या नेट फोर्स सिस्टम पर एक्ट नहीं करती तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट होता है. दस मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. तो मोमेंटम जो होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व होता है. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच स्टेट्स दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 or more than 2 इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट. जो मोमेंटम है एक आइसोलेटेड सिस्टम का of 2 or more than 2 interacting bodies, it remains constant. Consider the example of an air-filled balloon under third law of motion. ठीक है, in this case जब balloon और air जो है उसके अंदर एक system बना रहे हैं. Before releasing the balloon,
सिस्टम रेस्ट पर था और इनिशियल मोमेंटम 0 था। As soon as a balloon is set free, air escapes out it with some velocity. जो एयर बाहर आ रही है, it possesses momentum. To conserve momentum, the balloon moves in direction opposite to that of air rushing out. Consider an isolated system of two spheres of masses m1 and m2. एक isolated system consider करें दो spheres के साथ जिनकी masses हैं m1 और m2. They are moving in straight line with initial velocities u1 and u2. वो एक straight line में move कर रही हैं initial velocities के साथ u1 और u2, such that कि u1 जो है greater है u2 से. जो sphere है mass m1 का, it approaches the sphere of mass m2 as a move. Initial momentum mass 1 का क्या है m1 u1 और mass 2 का क्या है m2 u2 और total momentum है system का वो है m1 u1 plus m2 u2. After some time, mass m1 hits m2 with some force. कुछ देर के बाद जो mass m1 है वो m2 से hit करता है. According to Newton's third law of motion, m2 exerts an equal and opposite reaction force on m1. हमने Newton's third law of motion में पढ़ा कि every force has an equal and opposite reaction. मतलब कि m2 जो है वो अब एक equal और opposite reaction exert करे m1 पर. Let their velocities become v1 and v2. उन कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज है वो v1 और v2 हैं. फाइनल मोमेंटम क्या है m1 v1 और फाइनल मोमेंटम मास 2 का है m2 v2. टोटल फाइनल मोमेंटम है m1 v1 प्लस m2 v2. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का बिफोर कोलिजन से वो इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है कोलिजन से पहले वो इक्वल है सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के कोलिजन के बाद. तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. तो ये इक्वेशन शो कर रही है कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम. कि जो मोमेंटम होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो कोलिजन से पहले और बाद में सेम रहता है, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Law of conservation of momentum is an important law and has vast applications. ये एक बहुत important law है और इसकी बहुत vast applications हैं. Consider a system of gun and a bullet. एक system हम एक और consider करते हैं एक gun और bullet का. Before firing the gun, gun को fire करने से पहले जो gun और bullet है वो rest पर है, तो total momentum system का 0 है. As the gun is fired, bullet shoots out of the gun and acquires momentum. जब गन को हम फायर करते हैं तो बुलेट बाहर निकलती है और एक मोमेंटम एक्वायर करती है. टू कंजर्व मोमेंटम ऑफ सिस्टम गन रिकॉइल्स. उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन जो है रिकॉइल होती है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो टोटल मोमेंटम है गन और बुलेट का वो 0 होगा आफ्टर गन इज फायर्ड. सो लेट m बी द मास ऑफ बुलेट. जो स्मॉल m है वो मास है बुलेट का और स्मॉल v जो है वेलोसिटी है फायरिंग द गन और कैपिटल M मास गन का है, कैपिटल B उसकी वेलोसिटी है आफ्टर विद व्हिच इट रिकॉइल्स. तो टोटल मोमेंटम गन और बुलेट का क्या होगा कैपिटल MV प्लस स्मॉल mv. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो टोटल मोमेंटम है गन और बुलेट का आफ्टर गन इज फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ गन और बुलेट बिफोर गन इज फायर. तो बिफोर गन इज फायर तो मोमेंटम 0 था, तो कैपिटल MV प्लस स्मॉल mv इज इक्वल टू 0. इससे हमने डिराइव की वेलोसिटी v इज इक्वल टू स्मॉल m और कैपिटल M स्मॉल v. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ गन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट. जो नेगेटिव साइन है वो बेसिकली इंडिकेट करेगा जो वेलोसिटी थी गन की वो बुलेट की वेलोसिटी से ऑपोजिट है, मतलब गन रिकॉइल्स. सिंस मास ऑफ गन इज मच लार्जर देन बुलेट, क्योंकि जो गन का मास है वो बुलेट से बहुत ज़्यादा है, तो रिकॉइल इज मच स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ बुलेट. तो जो रिकॉइल है वो स्मॉलर है बुलेट की वेलोसिटी से. रॉकेट्स एंड जेट इंजन्स आल्सो वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल. जो रॉकेट्स और जेट इंजन्स हैं वो सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं. इन दीज मशीन्स हॉट गैसेस प्रोड्यूस अ बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट विद लार्ज मोमेंटम. जो हॉट गैस प्रोड्यूस होती है वो एक लार्ज मोमेंटम के साथ रश आउट होती है और मशीन एक इक्वल और ऑपोजिट मोमेंटम एक्वायर कर लेती है, जिसकी वजह से it moves with high velocity. Consider an example. A bullet of mass 20 gram mass given है is fired from a gun with a muzzle velocity given है
फाइंड द रिकॉइल ऑफ गन इफ इट्स मास इज 5 kg। अब कैपिटल M जो गन का था वो है 5 kg और कैपिटल V फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे और फाइंड कर लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन। हैव यू नोटिस्ड व्हाई अ मूविंग बॉल स्टॉप्स? व्हाई बाइसाइकिल स्टॉप्स एंड साइकिल स्टॉप्स पेडलिंग? स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अक्सर एक बॉल होता है जो रोल कर रहा है लेकिन एकदम से रुक जाता है। वाई? हमने तो नहीं जाकर रोका, फिर वो क्यों रुका खुद से? नेचुरली देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट। नेचुरली एक फोर्स है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोकती है। सिंस अ फोर्स नॉट ओनली मूव्स एन ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट। एक फोर्स ना कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव करती है बल्कि उसे रोकती भी है। The force that opposes the motion of moving object is called friction. ऐसी फोर्स जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करे उसे कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सून एज बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड ओवर सरफेस। एक ऐसी फोर्स है जो अपने एक्शन में आ जाती है जब कोई बॉडी को पुश या पुल करो। इन केस ऑफ सॉलिड्स जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ना दो बॉडीज के, वो काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सच एज नेचर ऑफ टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट और प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम। रब योर पाम, अपने पाम्स रब करें डिफरेंट सर्फेसेस पर, टेबल पर, कारपेट पर, पॉलिश्ड मार्बल पर। यू विल फाइंड जितनी सरफेस स्मूथ है उतना ईजी है उसके ऊपर सरफेस मूव करना, और जितना हार्डर है उतना जो पाम ज़रा प्रेस करना पड़े, उतना डिफिकल्ट है मूव करना। वाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन? फ्रिक्शन मोशन क्यों अपोज करती है? नो सर्फेस इज परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस ऐसी नहीं है जो परफेक्टली स्मूथ हो। अ सरफेस दैट अपीयर्स स्मूथ हैज पिट्स एंड बम्प्स दैट कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। वो सरफेस जो हमें बज़ाहिर बहुत स्मूथ नज़र आ रही होती है उसमें कुछ पिट्स और बम्प्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन टू सर्फेसेस फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेड्स। जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं दो सर्फेसेस के दरमियान कोल्ड वेड्स बना लेते हैं। अब बज़ाहिर ये दो ब्लॉक बहुत स्मूथ लग रहे हैं, लेकिन इसको जो माइक्रोस्कोपिकली देखें तो देखें कितने रफली हैं। तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं दो सर्फेसेस के दरमियान कोल्ड वेड्स बनाते हैं। ये कोल्ड वेड्स क्या करते हैं? रेजिस्ट द सर्फेसेस फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। ये रेजिस्ट करते हैं सर्फेस को कि स्लाइड ना करे ऊपर से। Adding weight over upper block increases the force pressing the surface together and increases resistance. जब weight इस ब्लॉक के ऊपर डालोगे तो फोर्स जो सरफेस के ऊपर थी उसे इंक्रीज करेगी और रेजिस्टेंस पैदा होगी। Thus, greater is the pressing force, greater will be the friction between sliding surface. जितनी pressing force ज़्यादा होगी उतनी friction ज़्यादा होगी। Friction is equal to applied force that tends to move a body at rest. फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है दैट टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। ये इंक्रीज होती है अप्लाइड फोर्स के साथ। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज हो सकती है, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती। तो जो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की हमें पता है उसे कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो दो सर्फेस इन कॉन्टैक्ट होते हैं उनके दरमियान में एक नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करती है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो रेशियो होती है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन वो कांस्टेंट होती है। इस कांस्टेंट को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो से। इट इज़ इक्वल टू एफ एस ओवर आर। एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर। अगर एम मास हो ब्लॉक का तो फिर हॉरिजॉन्टल सर्फेस के लिए आर इज इक्वल टू एम जी। सो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। फ्रिक्शन ज़रूरी है ताकि हम ग्राउंड पर वॉक कर सकें, क्योंकि वेट फ्लोर पर शूज़ में भागना मुश्किल होता है, गिरने के चांसेस होते हैं। और एथलीट्स के शूज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप होती है। वो शूज़ उन्हें प्रिवेंट करते हैं कि स्लिप ना और तेज़ भागते हुए। व्हील इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। एक व्हील जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी मैनकाइंड की हिस्ट्री में। जो फर्स्ट थिंग एक व्हील के बारे में थी कि वो रोल करता था एज इट मूव्स रादर देन टू स्लाइड। ये फ्रिक्शन रिड्यूस करती थी। जब एक्सल व्हील का पुश होता है, जो फोर्स होती है फ्रिक्शन की बिटवीन व्हील एंड ग्राउंड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोवाइड्स रिएक्शन फोर्स।
ये रिएक्शन फोर्स एक्ट करती है कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ व्हील पर इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो जो व्हील रोल करता है विदाउट रप्चरिंग कोल्ड वेंट्स, दैट इज अ रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉल देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से स्मॉल होती है। The fact that rolling friction is less than sliding friction is applied in ball bearings or roll bearings ताकि reduce कर सके loss due to friction. Wheel would not roll on pushing if there would be no friction between wheel and ground. Wheel जो है वो roll नहीं करेगा जब हम उसे push करेंगे और कोई friction ही ना हो wheel और ground के दरमियान में। तो friction एक desirable thing है ताकि wheels roll कर सके। ये डेंजरस है कि हम वेट रोड पर ड्राइव करें क्योंकि फ्रिक्शन रोड और टायर्स में थोड़ी होती है। तो दिस इंक्रीजेस द चांस ऑफ स्लिपिंग टायर्स। द थ्रेडिंग ऑन टायर्स होती है ना, और जो थ्रेडिंग होती है टायर्स पे वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि फ्रिक्शन इंक्रीज कर सके तो एक ग्रिप अच्छी पैदा हो सके। साइकिलिस्ट अप्लाई करता है ब्रेक अपनी बाईसाइकिल पर। जो ही ब्रेक्स अप्लाई होती हैं व्हील स्टॉप्स रोलिंग एंड बिगिन टू साइड ओवर द रोड। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ग्रेटर होती है रोलिंग फ्रिक्शन से। साइकिल स्टॉप्स वेरी